हेलो फ्रेंड, यस्टरडे विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक देखने वाले हैं अपना, जो कि मूल अधिकार से रिलेटेड है। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। और बात करें तो ये संविधान के भाग तीन में जो है ये दर्शाया गया है। और आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल जो है 12 से 35 के मध्य जो है मूल अधिकार के बारे में सारी प्रावधान बताया गया है। किस आर्टिकल में कौन से हमारे अधिकार हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं इस शार्ट नोट्स में। यानी कि आज हम लोग शार्ट नोट्स ही कवर करेंगे। इसके बाद इस शार्ट नोट को कवर करने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग मौलिक अधिकार से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ISPCS नेट JRF के रिलेटेड क्वेश्चन, तो उन सबको क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं लगभग हम लोग 150 क्वेश्चन तक कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड हम लोग 150 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं डियर जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि चाहे जहाँ से मैं क्वेश्चन ले लिया हूँ। ठीक है, तो ये घटना चक्र से रिलेटेड क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, और पूरी संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी एकदम 100% गारंटी है कि इसी मूल अधिकार से रिलेटेड अगर कहीं भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो इन्हीं मेरे प्रैक्टिस सेट से आपको देखने को मिलेंगे। बस क्वेश्चन के नेचर बदल सकते हैं बट आपका आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप सेशन से जुड़ जाइए आप लोग, और सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना शार्ट नोट्स। देखिए, मूल अधिकार मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये भाग 3 में है। और अनुच्छेद की बात किया गया तो 12 से 35 की बात करता है ये अनुच्छेद। चलिए देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट, यहाँ पे देखिए नेहरू रिपोर्ट की बात कर रहा है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो गया कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था, उसी के आधार पे जो है मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रस्तुत की गई थी। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो निम्नलिखित हैं, जैसे समानता का अधिकार ये है 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में बताया गया है। जबकि संवैधानिक उपचारों की अधिकार की बात किया जाए तो ये आर्टिकल 32 में है, जिसको भीमराव अंबेडकर ने भारत की संविधान की आत्मा कहा है। किसको? आर्टिकल 32 को। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के तहत जो है हाई कोर्ट जो है रिटे भी निकालती है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एवं गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। यानी कि हमारा मूल अधिकार जो है ये वाद्य योग है। अगर ये सरकार लागू नहीं करती है या इसकी अवहेलना होने पर, तो इसके खिलाफ आप जो है न्यायालय का शरण ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रस्तावना जो है वाद्य योग्य नहीं है, नीति निर्देशक वाद्य योग्य नहीं है, उसको हम लोग न्यायालय लेके नहीं जा सकते हैं। वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, वो लागू करे या ना करे। बस हम प्रेशर बना सकते हैं बट न्यायालय में नहीं ले जा सकते। बट यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात अगर किया जाए तो इसको हम न्यायालय में ले जा सकते हैं। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, कोई भी कर रहा है, तो आप न्यायालय का शरण ले सकते हैं। न्यायालय द्वारा आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो देखिए, मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358, 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता होगा, 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस घोषणा को तभी लागू किया जाएगा जब आर्टिकल 358 एवं 359 के अंतर्गत जो है पेश किया जाएगा। तो जो इसको मतलब जो हमारे अधिकारों को निलंबन किया जाने, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार को निरस्त किया जाता है, जो कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के
इस तरह जो है आर्टिकल 358 और 359 के तहत जो है निलंबित किया जाता है। बाकी ये तो अनुच्छेद 352 के तहत किया ही जाता है, लेकिन जो संसद में पेश किया जाता है तो ये 358 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही सारे अधिकार जो हैं हमारे निलंबित किए जाते हैं, सिवाय आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के हमारे राष्ट्रीय आपात के समय जो है सारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं निरस्त किए जा सकते हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य यानी कि वाद्य योग के रूप में संविधान में रखा गया है, मैंने पहले ही बता दिया था। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मैं ये भी बता दूं 7वां मौलिक अधिकार यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 30 में, उसको 300A आर्टिकल में कर दिया गया है। ये याद रखिएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसको हटा दिया गया था। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है, यानी कि भारत में जो मौलिक अधिकार दिया गया है इसकी तुलना किससे की जाती है? अमेरिकी के अधिकार बिल के से की जाती है। ये भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण का दायित्व यानी कि आपके मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व किसे प्रदान किया गया है? वो आपको आपके जो है न्यायपालिका यानी कि न्यायालय को प्रदान किया गया है। आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण का दायित्व किसका है? न्यायपालिका आपका। अगर आपका किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है उसको दिलाने में किसका हाथ होगा? न्यायपालिका का होगा। संविधान के अनुच्छेद 14 में यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए आर्टिकल 14 सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये आर्टिकल है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष समता या फिर विधियों के समान संरक्षण से आपको जो है वंचित नहीं किया जाएगा। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 मैंने बताया आपको कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। 14 से 18 यानी कि 15, 16, 17, 18। ठीक है, अभी 14 की बात करें विधि के समक्ष समानता, 15 की बात करें मूल जन्म जाति धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है, 18 जो है उपाधियों का अंत है। ये सारे आर्टिकल आपको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है सामने। देखिए विधि के समक्ष समानता ये अनुच्छेद 14 में है। मूल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो है आर्टिकल 15 करता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता जो है अनुच्छेद 16 करता है, जबकि 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करने का प्रावधान करता है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 19 में 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। 19 से 22 तक किसका अधिकार बताया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार के स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। देखिए जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक, इसमें जो स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। जैसे 19 क, 19 ख, 19 ग, 19 घ, 19 छ, इस तरह जो है प्रावधान किया। जैसे 19 का 1 है, इसमें प्रावधान वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। इसी में आपका प्रेस की भी स्वतंत्रता आ जाता है। आर्टिकल 19(1) क या फिर 19(a) बोल सकते हैं, 19 क बोल सकते हैं, 19(1) भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें जो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। साथ ही साथ अगर प्रेस की बात करता है तो प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? आर्टिकल 19(1) में। ये भी याद रखिएगा। यहाँ समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी गई है। देखिए इसी के अंदर है। उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 1 में प्रदत्त वाक्य एवं व्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार में निहित माना है। और जो सूचना का अधिकार जो है वो भी आर्टिकल 19(1) में ही रखा गया है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ये बहुत ही अच्छे फैक्ट हैं जो क्वेश्चन ये आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। देखिए अगर आपको आर्टिकल तो पता है, बट आर्टिकल के अंदर के आर्टिकल को आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे 19 तो आपको पता है स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन 19(1), 19(2), 19(3) इस सारी चीज़ों को आपको भी अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है, अब 19 ख की बात करें या फिर 19(1) का ख है जो कह सकते हैं आप, 19(1) का ख या 1 का बी बोल सकते हैं। शांतिपूर्वक यानी कि बिना अस्त्र शस्त्र के संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है 19 का
ख। तो देखिए 19 का ख जो है शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता या संघ बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता आप कह सकते हैं। फिर है 19 का ग, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता भी इसमें प्रदान की गई है। तो बिना अस्स जो है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता इसमें थी, और सी में जो है संघ बनाने की सॉरी यहाँ ख में जो है शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता देता है। मैंने आपको संघ बताया, संघ इसमें नहीं है। 19 का ग जो है या 19 का सी है, उसमें संघ या संगम की संघ बनाने की स्वतंत्रता जो है 19 का ग दिया गया है, एक का ग। 19 का एक घ में जो है भारत के राज्य सर्वत्र आबाद संचरण करने की स्वतंत्रता, यानी कि घ जो है आपको कहता है कि आप कहीं भी बिना मतलब भारत राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19 का ग का अंगा की बात करें तो ये भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 19 का अंगा जो है ये आपको कहीं भी भारत में जाके बसने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और निवास भी आप कहीं भी जाके कर सकते हैं। 19 का छ के तहत कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और 19 का छ जो है कहीं कोई भी कहीं भी जाके आप वित्तोपार्जन का कार्य कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अब देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 19(1) छ का लोप कर दिया गया, और अनुच्छेद 19(1) क से लेकर 19(1) छ तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर 19(2) से लेकर 19(6) तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्भर आरोपित किए जा सकते हैं। यानी कि ये सारी स्वतंत्रताएं आपको राष्ट्रीय आपात के समय जो है बाधित किए जा सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, जो ये आर्टिकल कह रहा है कि अनुच्छेद 19(6) जो है ये संपत्ति के अर्जन की बात करता था, जो है इसका लोप कर दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में किया गया है। अनुच्छेद 20 का उपबंध जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है, यानी कि आर्टिकल जो 20 है आपका, ये अगर आप कोई अपराध करते हैं उसे संरक्षण के लिए आपको दोष सिद्ध करने के लिए संरक्षण आप ले सकते हैं। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, यानी कि जीवन का अधिकार का है। एवं अनुच्छेद 21(a) या 21 का क जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ये जो है शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये अडॉप्ट किया गया है, यानी कि ऐड किया गया है इसको। शिक्षा का पहले ये शिक्षा का अधिकार जो था आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं था, ये नीति निर्देशक तत्व में था, ठीक है, आर्टिकल 45 में बताया गया था। तो ये जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, और इसको शिक्षा को जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है क्या किया गया, मौलिक अधिकार के रूप में जो है संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है, यानी कि कुछ दशाओं में जैसे कि आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो आपको जो है अपने मनपसंद वकील को करके अपने जो है गिरफ्तारी का संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 22 में जो है दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है ये संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के, अब 23 नहीं दिया है यहाँ पे, आपको 24 डायरेक्ट बता दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए, 23 और 24 में बात वही है। तो देखिए अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखाने, खनन इत्यादि पर संकटमय क्षेत्रों में नियोजन निषिद्ध करता है, यानी कि आपको आपके बच्चे, यानी कि अगर 14 वर्ष से कोई भी बच्चा कम उम्र का है, अगर वो किसी संकटग्रह यानी कि जोखिम भरे कारखानों खनन में कार्य करता है तो इसके लिए जो है वो दोषी माना जाएगा जो कार्य करवा रहा है। तो इसके लिए जो है आपको जो है दोषी करार किया जा सकता है, जो कि ये एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ये बच्चों का मौलिक अधिकार है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कारखानों में, खनन कार्यों में कार्य पर न लगाया जाए। अनुच्छेद 23 की बात करता है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् प्रतिषेध का
वर्णन करता है। यानी कि अनुच्छेद 23 में जो है मानव के दुर्व्यवहार यानी कि मानव की तस्करी, बलात्कार, श्रम, जबरदस्ती कर यानी कि बंधुआ, मजदूर उजदूर, ये सब जो है ये इसमें कहा गया है। ठीक है, इसी में आपका वेश्यावृत्ति भी आ जाता है। ठीक है, वेश्यावृत्ति भी अनुच्छेद 23 में आ जाएगा। ये भी बातें आपको याद रखना है। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 यानी कि भारतीय नागरिकता संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। देखिए, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध कब घोषित किया गया? तो ये सिविल अधिकार संरक्षण 1955 में घोषित किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट डेट है, याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको जब मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो वहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि शार्ट नोट से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। जब आप प्रैक्टिस सेट मेरा सॉल्व करेंगे, जब वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है और मुझे याद है, तब आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में कितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने की 21 की बात कर रहा है। ठीक है, अभी हमने 20 देखा था, 21 का ए देखा था, 21 का ए देखा था जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, उसको ऐड किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। जबकि 21 की बात करता है तो ये 21 दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संरक्षण अर्थात कहीं भी जाने की स्वतंत्रता करता है। यानी कि आप कहीं भी विदेश जा सकते हैं, कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, ये आपकी दैहिक स्वतंत्रता मानी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, विदेश भ्रमण की निहित है 21 में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में माना है। यानी कि आप जीवन साथी अगर अपना चुनते हैं तो वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा। ये आपका मतलब निजी अधिकार होगा, यानी कि आपका अधिकार है कि आप जीवन साथी चुन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने उत्कृष्टन बनाम आंध्र प्रदेश मामले 1993 में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया, शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया। और किस केस में जो है इसमें विस्तार किया गया आर्टिकल 21 में? तो ये उत्कृष्टन बनाम आंध्र प्रदेश मामले 1993 में जो है इसका विस्तार किया गया था। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों का कृषाण धारण करने एवं रखने का अधिकार सम्मिलित है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और जिसमें सिखों को भी ये प्रदान किया गया है कि वो जो है उनके पास कृषाण जो एक तलवार की तरह होता है, आप लोग ने देखा होगा, तो वो भी धारण करने के लिए उनको जो है स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। ऐसा नहीं है जैसे हम लोग अगर मतलब कोई भी केवल सिखों को ये प्रदान किया गया, अदर कोई भी तलवार लेके घूमता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अगर सिख है तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। और देखिए 26 क्या कहता है, ये आप अपने मतलब धार्मिक कार्यों से संबंधित कोई भी प्रबंध या समायोजन, कोई भी मतलब इससे स्वतंत्रता प्रदान की गई कि आप धर्म के लिए प्रचार प्रसार तो 25 में बता दिया गया है, लेकिन 26 में आप प्रबंध कर सकते हैं कि हाँ हमारे धर्म के प्रचार के लिए जो है यहाँ पे संगोष्ठी होगी, ये होगा, ऐसे प्रबंध बना सकते हैं आप। अनुच्छेद 29 का संबंध की बात किया जाए तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है। अनुच्छेद के 29 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 30 देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं में स्थापना प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों के जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, यानी कि कहीं भी कॉलेज स्कूल खोल सकते हैं, उनमें अपना प्रशासन भी स्थापित कर सकते हैं। इससे संबंधित अधिकार जो है आर्टिकल 30 में प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत विधिक अधिकार के रूप में डाल दिया गया है। अभी मैंने बताया था जो आर्टिकल 30 था
आर्टिकल 30 था जो है मौलिक अधिकार का, वो जो है ये संपत्ति के संरक्षण से संबंधित था, जो कि बहुत ज़्यादा न्यायपालिका और संसद में टकराव होने लगा। एक एक केस आया था केशवानंद बनाम केरल राज्य में, जो कि न्यायपालिका में इतना ज़्यादा जो है विवाद आ गया, इससे जो है उत्पन्न हो गया, जिससे जो है टकराव होने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि सरकार सब लोगों ने मिल के जो है संविधान में संशोधन करने का प्रावधान रखा और कहा गया कि जो है संपत्ति के अधिकार अगर इस तरह जो है आते रहेंगे तो देश के विकास में ये एक बाधा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जो है इसका संशोधन करके जो है संसद ने संशोधन किया और इसको जो है एक विधिक अधिकार बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से कैसे अब आप सोच रहे होंगे इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी। मैं आपको बता दूं, कोई भी अपना ज़मीन जो है इस किसी मतलब सरकारी कार्य के लिए नहीं देता था। ठीक है, तो जब मौलिक अधिकार है तो आप न्यायालय जाते थे तो न्यायालय भी सही निर्णय देता था, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार है। इसीलिए जो है ये जो है देश के विकास में बाधा आती थी। जैसे हाईवे निकालना है, रेलवे ट्रैक निकालना है, कोई भी सरकारी कुछ भी कार्य करना है, तो वहाँ पे ये बाधा उत्पन्न हो जा रही थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो अगर मौलिक अधिकार है तो आपको वो आपका हक है, आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं ले सकता था। तो सरकार भी आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी। जब उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया तो अब आपको मजबूर किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 32 है इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। मूल अधिकारों को न्यायिक संरक्षण हेतु 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की, यानी कि रिट निकालने की जो शक्ति जो है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को है, जबकि आर्टिकल 226 में जो है हाई कोर्ट को प्रदान किया गया है रिटें निकालने की, जो कि 5 तरह के रिटें निकालते हैं। अभी हम लोग आगे रिट भी देख लेंगे। ठीक है, और इसी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कई प्रकार के आदेश यानी कि रिटें, जिन्हें प्रत्येश या रिटें भी कहते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए पहली रिट कौन सी है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली रिट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, जिसको हैवियस इंग्लिश में बोले तो हैवियस कार्पस भी कहा जा सकता है। इसके तहत न्यायपालिका किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देती है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या फिर असंतोषजनक है तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकती है। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अगर ये बंदी बनाए गए व्यक्ति पे जो अपराध लगा है वो गैर कानूनी है या फिर असंतोष हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का भी आदेश दे सकती है, और साथ ही साथ अगर उसने अपराध किया तो उसको सज़ा भी मिल सकता है। ठीक है, परमादेश। अब सेकंड है परमादेश। परमादेश को क्या कहते हैं? परमादेश को मैंडमस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश इनका याद रखिएगा, हैवियस कॉर्पस मैंडमस। ठीक है, तो इस परमादेश में क्या कहा जाता है? यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायपालिका को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। देखिए परमादेश कब जारी किया जाता है? जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ पदाधिकारी की जो है अपने कानूनी और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, कि मतलब वो अपने पद पर बैठा हुआ है, वो डरा के या धमका के किसी कारणवश जो है किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को प्रभावित कर रहा है, तो ये परमादेश उसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। थर्ड है प्रतिषेध। प्रतिषेध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए प्रोविंशियंस कहते हैं प्रतिषेध को मना, यानी कि इसका कह सकते हैं मना करना होता है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा करने से रोकने के लिए जो है प्रतिषेध का निर्माण। जैसे अगर कोई निचली न्यायालय यानी कि निम्न न्यायालय है, यानी कि अगर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जो है कोई भी न्यायालय जो कोई भी मामला है अगर वो मुकदमे की सुनवाई करती है जो कि वो हाई कोर्ट के अलावा जो है उसके सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होना है, तो इस आधार पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को जो है आदेश दे सकती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।
अब देखिए अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा यानी कि क्यू वारंटो जो है, ये जब न्यायालय को लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक ही नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश द्वारा उस पद पर कार्य करने पर रोकता है। यानी कि कोई ऐसा अधिकारी हो जो उस पद के लायक ही ना हो, यानी कि गलती से या किसी कारणवश जो है किसी भी तरीके से वो उस पद को हासिल कर लेता है, तो ये जो है अधिकार परीक्षा जो है, जो वारंटो जो है उसके विरुद्ध लाया जा सकता है कि आप किस अधिकार पर जो है इस पद पर बैठे हुए हैं, किस हक पर बैठे हुए हैं। उत्प्रेषण जिसको सरसरी कहते हैं, जब ये कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार से कोई कार्य करता है तो न्यायालय जो है, यानी कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को लेकर उत्प्रेषण जो है उत्प्रेषण द्वारा उसे अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। यानी कि देखिए जब उत्प्रेषण सरसरी में ये होता है कि जब अदालत सरकारी अधिकारी बिना किसी अधिकार के कोई कार्य करता है जिसका कोई अधिकार ही नहीं है और वो अधिकार कर दे, जैसे कि उच्चतम न्यायालय का अधिकार नहीं है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार का कार्य कर दे, तो इसमें जो है उसमें समक्ष विचाराधीन मामले को लेकर उत्प्रेषण द्वारा ऊपरी अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट भी है, ये भी आर्टिकल है। तो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध एवं वायु आक्रमण के कारण जो है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकारों को स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। यानी कि 358 आर्टिकल के द्वारा जो है आर्टिकल 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ये अनुच्छेद 19 की ही बात कर रहा है। अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 में के तहत प्राप्त है। अब देखिए कितने अच्छा फैक्ट यहाँ से निकल के आ रहा है, जो आपको कहीं भी एग्ज़ाम में आपको फंसाने के लिए ऐसे आर्टिकल डाल दिए जाएंगे कि जो है संविधान के 321 आर्टिकल के तहत जो है युद्ध एवं वायु आक्रमण के कारण जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, तो वहाँ पे आपको 352 ना दे के कोई दूसरा आर्टिकल दे देगा, तो 358 भी दे देगा उसमें, और सारे आर्टिकल डाल देंगे 2-3 इधर उधर के, लेकिन उसमें आपको लगेगा कि नहीं 352 तो है ही नहीं, तो आपको ये चूज करना रहेगा। तो इसके तहत जो है आर्टिकल 19 के में वर्णित अधिकारों को स्वतः निलंबित करता है, जबकि केवल आर्टिकल 19 की बात करेगा तो वहाँ पे 358 ही करना है। जब 20-21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की बात करेगा तो वहाँ पे 359 के तहत प्राप्त होगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20-21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। एक संशोधन हुआ कि 44वें संशोधन 1978 के द्वारा ये बताया गया कि जो है आर्टिकल 20-21 के अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं वो निलंबित नहीं किया जाएगा। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय को यह अभिनिर्धारित किया कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19, 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और संवैधानिक है। तो देखिए ये जो बच्चन सिंह का केस था, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड जो है अनुच्छेद 14 और 19, 21 का अतिक्रमण नहीं करता। यानी कि मृत्युदंड जो दिया जाएगा वो 14, न 19, न 21 का ये अतिक्रमण नहीं करेगा और ये संवैधानिक माना गया है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में 359 और एक आर्टिकल मैंने आपको बताया 358 आर्टिकल 19 को जो है निलंबित करता है, जबकि 359 जो है ये 20-21 को छोड़ के सारे आर्टिकल को निलंबित करने का जो अधिकार है ये संसद को प्राप्त है, जो कि राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार ही होगा। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो आज के शॉर्ट नोट्स में आप लोगों ने क्या सीखा, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल होगा ये आप आने वाले प्रैक्टिस सेट में देख पाएंगे, या फिर इसके पहले अगर आप वीडियो देखे होंगे, कोई भी एग्ज़ाम अगर जब देने जाएंगे तब वहाँ पे इसकी जो है
इम्पॉर्टेंस समझ में आएगी और आपको लगेगा कि हाँ इस जो है प्रैक्टिस सेट से और शार्ट डिटेल्स नोट से हमने बहुत कुछ सीख लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये वीडियो शेयर उन लोगों के पास करिए जो जिनको इसकी ज़रूरत है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी नेट जेआरएफ हो या फिर वनडे एग्ज़ाम हो, आईएएस पीसीएस तो ऐड इसमें है ही। इसे सारे वनडे एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 150 क्वेश्चन के साथ, यानी कि कह सकते हैं मैराथन प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, वो भी मौलिक अधिकार से रिलेटेड हैं। अब तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं, यानी कि आईएएस पीसीएस से लेकर हर एग्जाम, बड़े एग्जाम में सारे क्वेश्चन जो हैं वो कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, जो कि 150 क्वेश्चन का जो है सॉल्व करवाया जाएगा, आपका प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो इस सेशन से ज़रूर जुड़िएगा। आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा जो वीडियो आएगा तो उसको आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए मैराथन क्लास के साथ। आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।